देखिए सर, अगला टेस्ट भी मॉडर्न फिजिक्स का ही हमने लिया है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे हम। इससे पहले देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है, इसको मैंने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बना के कर रखा है। ठीक है, हाउ इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड टू मास नंबर। मतलब मास नंबर के साथ रेडियस किस तरीके से एसोसिएटेड है या किस तरीके से रिलेटेड है। देखिए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर साइज को बताता है डिफरेंट एटम का। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब, ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट का न्यूक्लियर साइज स्पेरिकल शेप में होता है। तो जो वो अगर आर हम रेडियस ले लेते हैं न्यूक्लियस का, कैपिटल आर अगर रेडियस का न्यूक्लियस ले लेते हैं, तो सर ये जो 4/3 स्पेरिकल शेप में होता है, कहा मैंने 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है ना, प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू दी पावर 1/3। यहाँ जाएगा तो ये होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ तो आर नॉट ऑफ ए टू दी पावर 1/3 बनता है, जहाँ पे आर नॉट जो है, वेर आर नॉट को मैं लिख देता हूँ। आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। ध्यान दीजिए, -15 मीटर। ठीक है, ये क्या है, रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। ये क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियर साइज कितना होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर का। इसको क्या कहते हो आप, रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज की ये रेंज होती है। ठीक हो गया। तो ये किस तरीके से रिलेटेड है, इस तरीके से। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में भी पूछता है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूँगा सर, तो वो क्या होता है, वो डेंसिटी जो होती है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी जो होती है रो बराबर m/4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, आर नॉट क्यूब के बराबर होती है। ठीक है, तो जब इसकी डेंसिटी को जब निकाला जाएगा तो ये आएगा आपका 3.38 इंटू 10 टू दी पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो यूनिट होती है, आपको पता है। m जहाँ पे एवरेज मास होता है, ध्यान दीजिएगा, m जहाँ पे एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ये जो m है ना, ये एवरेज मास होता है 1 न्यूक्लियन का। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि डेंसिटी रो इज डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि डेंसिटी मास नंबर के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, तो आप कह देंगे डेंसिटी मास नंबर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती है। ठीक है सर, डेंसिटी का मास नंबर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये कहता है टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन रेशियो 1:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस। उनके न्यूक्लियर रेडियस की रेशियो क्या होगी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आर जो होता है क्या होता है, आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 होता है, हाँ या ना। ठीक है, आर नॉट तो फिक्स्ड होगा। आर नॉट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। आर नॉट इज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये दो न्यूक्लियाई दे रखे हैं, तो उनका मास नंबर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ए क्या था हम जानते हैं। यहाँ पे ए क्या चीज़ होती है, मास नंबर होता है। ये जो ए होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर होता है। मास नंबर होता है सर, ए क्या होता है, मास नंबर होता है। तो ये कांस्टेंट है आर नॉट। तो अब यहाँ से देखो, R1 अपॉन, डायरेक्ट रिलेशन है ना, R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, A1 टू दी पावर 1/3 अपॉन A2 टू दी पावर 1/3 होगा, हाँ या ना। तो क्या कर देता हूँ मैं इसको, A1 अपॉन A2 रेज टू दी पावर 1/3। 4 ऑप्शन दे देगा इसमें। तो A1 कितना था 1, ये कितना है 8 रेज टू दी पावर 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 8 की पावर 1/3 1/2 ही तो होता है। तो इसका मतलब इनकी रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा R1 R2 का कितना हो जाएगा सर, 1:2 हो जाएगा। इनकी रेडियस का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2 का रेशियो मिल जाएगा इसका। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इनका रेशियो क्या मिलेगा, 1:2 का रेशियो मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, तो देखिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस चेंज इन जेडी फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ बोहर ऑर्बिट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये बताना है आपको। ठीक है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये बताना है। क्या कह रहा है ये, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहा है ना सर। तो सर मैंने आपको फॉर्मूला इससे पहले लेक्चर में समझाए थे। आप जानते हैं आर जो होता है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना। आर जो होता है आपका एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। ये रिजल्ट पढ़ा था हमने, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एक्चुअली ये तो H2 के लिए था, किसके मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए था। इन जनरल ये R जो होता है ना, R प्रोपोर्शनल टू, उसमें Z भी आता था। फार्मूला पूरा लिखाया था ना मैंने, अभी पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। एन स्क्वायर अपॉन Z के प्रोपोर्शनल होता है। Z बराबर जब 1 हाइड्रोजन एटम के लिए था तो ये इसलिए R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया था। तो इस तरीके से रिलेशन मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया इसका, एन स्क्वायर अपॉन Z हो गया। ठीक, तो और साथ में वेलोसिटी जो होती, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बताया था मैंने। वेलोसिटी जो होती प्रोपोर्शनल टू Z/n होती है। वेलोसिटी जो होती है Z/n के प्रोपोर्शनल होती है। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये पूछना चाह रहा है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन पूछना चाह रहा है। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरी सर्कमफ्रेंस 2πr अपॉन v। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना। तो यहाँ से समय बराबर दूरी बट्टा चाल आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आएगी, जब सर्कुलर नाभिक तो इसी टाइप का होता है, तो ये 2πr हो जाएगा। t बराबर क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, t इस तरीके से रिलेशनशिप रख रहा है, और v की जगह पे अगर हम Z/n रख दें तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ से मतलब ये हुआ t प्रोपोर्शनल हो गया, t प्रोपोर्शनल टू r की जगह पे ये यूज़ कर लेता हूँ मैं, और v की जगह पे ये यूज़ कर लेता हूँ। ये 2π तो कांस्टेंट होता है, तो जब ये ऊपर वाला यूज़ किया जाएगा एन स्क्वायर अपॉन Z, नीचे किया जाएगा Z/n। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केवल इसको, एन स्क्वायर अपॉन Z इंटू n/z ना, ऐसा आएगा शायद। तो क्या हो जाएगा, n³ अपॉन Z² हो जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड t प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन Z² हो जाएगा। टाइम पीरियड t इज़ प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन Z² हो जाएगा। सर क्लियर है बात। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, n³ अपॉन Z² ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यही तो कह रहा था, देखो यही तो कह रहा था, ये देखिए n³ अपॉन Z² आ जाएगा, समझ रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, देखो पढ़ो इसको, द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज। बामर सीरीज में मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। बामर सीरीज होती क्या है सर, उसके लिए आप जानते हैं n2 होता है, फिक्स हो गया फॉर्मूला, आप जानते थे ना। किसकी बात कर रहा है, वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू, बामर के लिए क्या होता है, कैसी बामर सीरीज कहाँ लाई करती है, पढ़ाया था मैंने इससे पहले लेक्चर में। पुराना लेक्चर देखिए आप, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। r इंटू क्या होता है इसमें तो आपका ये 1/2 का स्क्वायर, ये तो फिक्स्ड होता है। 1/n2 का स्क्वायर ये आपको वेरी करता है। आपका n2 इसके लिए क्या होता है, बामर के लिए n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू एंड होता है इन्फिनिटी तक। तो सर अब आप देखिए, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए मुझे। मिनिमम के लिए मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में भी कि ये वाला पोर्शन 0 होना चाहिए, मिनिमम तभी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे बड़ा ट्रांजिशन लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा ट्रांजिशन कौन सा होता है, इन्फिनिटी वाला।
तो मिनिमम वैल्यू तभी मिलती है r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ लूँगा, तो ये क्या जाएगा r/4 आ जाएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी सर इसके लिए 4/r आ जाएगी, ठीक है। मिनिमम के लिए लैम्डा मिनिमम आया है, हाँ ये तो। और मैक्सिमम क्या होगा फिर 1/λ। जब हम मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम किस में मिलेगा, जब वो ये था n=2 वाला फिक्स था पहले, ये मतलब n=3 से यहाँ आएगा तो वो मैक्सिमम देगा। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब r इंटू ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/9 आएगा ये। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे r इंटू 9 चौको 36 हो गया, और ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5/36। तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आ जाएगी 36/5r ना, 36/5r ही तो आएगी, क्या आ जाएगी 36/5r बस। तो लेकिन ये क्या कह रहा था, इनका रेशियो निकालो कह रहा था, तो रेशियो निकाल देते हैं हम। लैम्डा मैक्सिमम और किस का लैम्डा मिनिमम का रेशियो निकाल देते हैं। हमें निकालना है लैम्डा मिनिमम, क्या कह रहा है देखो, न्यूनतम पहले लिखो कह रहा है ना, लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, रेशियो निकाल दो। लैम्डा मिनिमम कितना है, लैम्डा मिनिमम है 4/r अपॉन मैक्सिमम कितना है, तो इसको पलट देते हैं हम 5r/36। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 से 4 से 9 बार कटेगा, तो 5:9 का रेशियो आ जाएगा। 5:9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का पैटर्न भी मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट में जो रेशियो होता है वो बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो एनर्जी होती है उसका रेशियो कैसे निकालते हैं। एक्चुअली जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, पहली बात। दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी होती है, 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी होती है। क्या होती है, 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, रेशियो निकालना है, एक निगेटिव है, किस किस का रेशियो निकालना है मुझे, टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो इसी से निकाल लो आप, इन दोनों का रेशियो निगेटिव आएगा नहीं आएगा। आप देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो तो कितना आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा। इसको ज़रूरत भी नहीं है, इसको भी याद रखो, मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ इसको। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा सर, -1 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, देखिएगा, द रेशियो ऑफ बोहर रेडियाई आर। सर देखो बोहर रेडियस की का रेशियो उसमें निकालना है आपको। रेशियो क्या आएगा बोहर रेडियाई का, पूछ रहा है आपसे। तो बोहर रेडियाई आप जानते हैं आर प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। और n तो आपका क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू क्या है 1 होगी, और n की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब इसका बोहर रेडियाई का निकालना है। तो रेडियाई की वैल्यू किस रेशियो में आएगी, 1 रेशियो n = 2 रखूँगा, 2 रेशियो n = 3 रखूँगा, तो सॉरी ये कितना आएगा 1 4 आएगा, 1 4 9 है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 4 9। कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, नहीं है तो सही, 1 4 9 में आएगा ना। इस फॉर्मूले का ही तो यूज़ किया मैंने, 1 4 9 के रेशियो में निकल जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल ऑफ एल्फा स्कैटरिंग फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर बी। क्या कह रहा है, रदरफोर्ड एल्फा में ये जो b = 0 के लिए, हाँ b = 0 के लिए सही कोण क्या होगा। सर b क्या था, मैंने
आपको ये भी इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की ओर यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई। अल्फा पार्टिकल सीधे जाना चाहिए था, यहाँ से टकरा के कुछ एंगल पे चला गया। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है। इस न्यूक्लियस के सेंटर को मैंने आगे बढ़ाया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही बी कहलाता है। यहाँ बी से नोट कर रखा है ना, ये बी कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं आप, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो वो कह रहा है बी अगर 0 हो जाए तो बी 0 यहाँ वाली पोजीशन पे होगा ना। बी 0 मतलब ये जब एंगल पे, कुछ एंगल पे जा रहा था तब बी मिला, जाना इसको यहाँ चाहिए था, इस अपने पाथ से डेविएटेड हो गया ना। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए था, डेविएट हो गया। तो वो कह रहा है कि आपका क्या इम्पैक्ट पैरामीटर बी अगर 0 है, बी 0 है मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 0 एक ही पोजीशन पे हो सकती है। जब वो बाउंस बैक हो जाएगा वो, तो कितने डिग्री का होगा वो, 180 डिग्री पे ही आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो इनके बीच का एंगल ये वाला होगा। क्लियर है बात? मतलब वो कह रहा था ना इम्पैक्ट पैरामीटर बी 0 होने के लिए एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। इम्पैक्ट पैरामीटर को पढ़ा चुका हूँ मैं इससे पहले लेक्चर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाइड्रोजन परमाणु में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम। अब सर ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक भी नहीं है। स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन में क्या होता है, लाइमन सीरीज होती है। इसकी एनर्जी यहाँ ग्राउंड स्टेट में n=1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n=2, n=3, n। तो यहाँ पे आती हैं आपकी, ये 2 से स्टार्ट होता है, n=2 से स्टार्ट होता है, 2 से 1 में आ रही है। ठीक है, यहाँ आने के लिए 3 से भी आ सकती है, 4 से भी आ सकती है। ठीक है, किस में कह रहा है, हाइड्रोजन एटम में कह रहा है। इसी प्रकार जो अगले वाले में होंगी, ये n=2 पे फिक्स होगा, तो यहाँ से आ सकती है लाइन, यहाँ से आ सकती है, ऊपर से भी आ सकती है। फिर अगले वाले में n=3 फिक्स करेंगे तो कितनी लाइन बननी है ऐसी, इनफाइनाइट लाइन बनेंगी। तो लाइन पूछ रहा था ना हमसे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम की कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी सर। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएगी हाइड्रोजन एटम की, इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो सर एंगुलर मोमेंटम बोहर का पोस्टुलेट सेकंड था ये। एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr या L क्या होता है, पढ़ा है हमने, L=nh/2π, या आप m/v/r भी क्या लिख सकते हैं, nh/2π, यही तो होता है। तो nh/2π कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी nh/2π है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की टॉपिक्स को देखे, तो इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको सारे पैटर्न बता चुका हूँ। इसमें एक टॉपिक एटम वाला बचता है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन पे आएंगे इसमें। ठीक है सर। न्यूक्लियर फिजिक्स वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक भी, इसमें क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है जो मैंने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन पूछ लेता है ना, मास, ये डेंसिटी क्या मास नंबर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा ये भी चला गया कि वो डेंसिटी जो होती है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। कौन, डेंसिटी। ठीक है सर, इतना भी हमने यहाँ से देख लिया। ठीक, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, क्या दिक्कत है। मैंने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बना के आपको बताया, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बना के उसको पूछ लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आप बना सकते हैं उसको। तो जैसे नीचे बना रखे ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ऐसे ये भी बना देगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है।